आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के 11वीं सदी के उस महान कृषक लोक देवता की जिनका नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो, वीर तेजाजी। ये कोई आम ऐतिहासिक किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा इतिहास है जो आज भी लाखों लोगों की आस्था में पूरी तरह से अलाइव है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस छवि को देखिए। अपनी लेजेंडरी घोड़ी लीलण पर सवार वीर तेजाजी की ये मूर्ति राजस्थान के गांव-गांव और शहरों तक में बहादुरी का एक बहुत बड़ा प्रतीक मानी जाती है। मतलब ये सिर्फ पत्थर की कोई मूर्त नहीं है, ये एक ऐसे रक्षक की पहचान है जिसने दूसरों के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। हर अंचल में ये छवि एक रक्षक के रूप में पूजी जाती है। और इनकी मान्यता कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तेजाजी के नाम का एक साधारण सा धागा या तांती जानलेवा सांप के काटने को भी बेअसर कर सकता है। सुनने में भले ही ये कोई चमत्कार लगे, लेकिन यकीन मानिए आज भी लाखों लोग इस पर अटूट विश्वास करते हैं। ये साफ दिखाता है कि 11वीं सदी का ये नायक आज के इस मॉडर्न टाइम में भी हमारे बीच कितना प्रासंगिक है। ये पूरी किंवदंती 11वीं सदी के एकदम असली घटनाक्रम से जुड़ती है। 1074 ईस्वी में राजस्थान के खरनाल में माता रामकुंवरी और पिता ताहड़ जी के घर उनका जन्म हुआ था। एकदम आम जाट परिवार था, और जैसा कि उस दौर में होता था, बचपन में ही पुष्कर में पेमल के साथ उनका विवाह भी हो गया था। बाद में 1103 ईस्वी में सुरसुरा में इस कहानी का एक बहुत ही दुखद अंत हुआ। यानी ये टाइमलाइन साबित करती है कि हम किसी काल्पनिक कथा की नहीं, बल्कि एक ठोस इतिहास की बात कर रहे हैं। इस महान नायक बनने की शुरुआत किसी बड़े युद्ध के मैदान से नहीं हुई थी। दरअसल अपनी भाभी के एक ताने के बाद वो अपनी पत्नी पेमल को वापस लाने निकल पड़े थे। पनेर पहुंचने पर क्या होता है, उनकी मुलाकात होती है लाछा गुजरी से, जिनकी गायों को रात के अंधेरे में मीणा डाकू चुरा ले जाते हैं। बस फिर क्या था, तेजाजी बिना एक पल सोचे अपनी घोड़ी लीलण पर सवार हुए और अकेले ही उन डाकुओं से जा भिड़े। किसी अनजान के पशुओं को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और उन्हें छुड़ाकर ही माने। होता यह है कि रास्ते में तेजाजी देखते हैं कि एक सांप आग में जल रहा है और वो इंसानियत के नाते उसे बचा लेते हैं। लेकिन लोक परंपराओं के मुताबिक ऐसा करके उन्होंने अनजाने में ही उस सांप का मोक्ष रोक दिया था। अब वो सांप मोक्ष न मिलने से इतना ज्यादा क्रोधित हुआ कि उसने तेजाजी को डसने का श्राप दे दिया। पर तेजाजी ने कहा, मुझे बस गाय बचाने जाने दो, मैं वचन देता हूं कि लौटकर वापस यहीं आऊंगा। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब तेजाजी अपना वचन पूरा करके वापस लौटे तो सांप ने उनकी जीभ पर ही क्यों डसा? मतलब शरीर के किसी और हिस्से पर क्यों नहीं? दरअसल ये पल उनके चरित्र और उनके दिए गए वचन की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा थी। वचन के पक्के तेजाजी जब वो सांप के पास लौटे तो उनका जवाब कुछ ऐसा था, मेरा पूरा शरीर युद्ध के कारण खून से लथपथ है और छलनी हो चुका है। मेरी जीभ ही एकमात्र पवित्र और बिना घाव वाली जगह बची है। तुम यहां डस लो। क्या बात है! ये एक ऐसा शानदार दृश्य है जो बताता है कि उन्होंने अपना वचन किस शिद्दत से निभाया। और कहते हैं इसी अद्वितीय वचनबद्धता से प्रसन्न होकर नागराज ने उन्हें मानवता की रक्षा का वो अमर वरदान दिया था। आज के राजस्थान के हरे भरे खेतों को देखें तो ये कंट्रास्ट एकदम हैरान करने वाला है। एक तरफ वो अराजक और हिंसक यात्रा थी, तलवारें, डाकू, आग और सांप, और दूसरी तरफ ये पूरी की पूरी कहानी एक बेहद शांतिपूर्ण कृषि विरासत में बदल चुकी है। आज तेजाजी को युद्धों के लिए नहीं, बल्कि अच्छी बारिश, लहलहाती फसलों और उल्लास से भरे मेलों के लिए याद किया जाता है ना? कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सांस्कृतिक जुड़ाव आज भी एकदम सॉलिड है। सोचिए, आज भी किसान मानसून की पहली बुवाई शुरू करने से ठीक पहले खेतों में तेजा टेर गाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि एक ऐसा पवित्र मंत्र है जो पूरी किसानी में ऊर्जा भर देता है। इसके अलावा अच्छी बारिश के लिए इनकी पूजा होती है, और हर साल तेजा दशमी पर विशाल मेलों का आयोजन होता है, जो किसानों और कृषि के साथ तेजाजी के इस अटूट बंधन को और मजबूत करते हैं। एक सवाल ये भी आता है कि सदियों बाद भी ये सब बिना किसी बदलाव के एकदम सटीक तरीके से याद कैसे रखा गया? इसका श्रेय किसी पुरानी किताब को नहीं, बल्कि गांव देहात की उस मजबूत मौखिक परंपरा यानी ओरल हिस्ट्री को जाता है। आधुनिक रिसर्च भी इसी बात की पुष्टि करती है कि लोकगीतों और गाथाओं के रूप में जो इतिहास जुबानी तौर पर बचा हुआ है, उसकी गहराई और दायरा किसी भी भारी भरकम लिखित ग्रंथ से कहीं ज्यादा बड़ा और अलाइव है। अगर हम इस टेबल पर नजर डालें तो क्षेत्रीय साहित्य की इस शानदार श्रृंखला को आसानी से समझ सकते हैं। लोक गाथा वो एपिक गीत हैं जो किसान खेतों में काम करते हुए गाते हैं। वहीं लोकगीत जीवन के हर अहम संस्कार और मानसून के दौरान गाए जाते हैं। फिर आते हैं सिलोका, जो फैक्ट बेस्ड ऐतिहासिक श्लोक हैं, और ख्याल, जिसके जरिए गांव की चौपालों पर तेजाजी का जीवन नाटकीय रूप से प्ले किया जाता है। मतलब साहित्य का हर रूप उनके जीवन से रंगा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि इस पर अकादमिक अध्ययन आज भी लगातार जारी है। रिसर्चर्स ने बाकायदा ये नोटिस किया है कि मारवाड़, मेवाड़ और हाड़ौती जैसे अलग अलग इलाकों में तेजाजी को गाने की ये शैलियां उस खास क्षेत्र के हिसाब से खुद को कितनी खूबसूरती से ढाल लेती हैं। जैसे जैसे बोलियां बदलती हैं, ये मौखिक साहित्य और भी ज्यादा रिच होता चला जाता है। इन गाथाओं की ध्वनियां भी बेहद जादुई होती हैं। ये गीत आमतौर पर अलगोजा, ढोलक और मंजीरा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर गाए जाते हैं,
लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि यह परंपरा पूरी तरह से गैर व्यावसायिक और इंक्लूसिव है। यह हर तरह की जाति व्यवस्था की सीमाओं को तोड़ती है। मानव विज्ञानियों का भी यही मानना है कि यह लोक गाथा समाज को बांटने का नहीं बल्कि हर वर्ग को एकजुट करने का काम करती है। तो इस पूरे सफर के अंत में ये एक बड़ा सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। 11वीं सदी में हुई बहादुरी और बलिदान की बस एक अकेली घटना आज इतने सदियों बाद भी राजस्थान के खेतों में एक पवित्र मंत्र के रूप में कैसे गूंज रही है। खैर, ये केवल ओरल ट्रेडिशंस का कमाल नहीं है बल्कि एक सच्चे निस्वार्थ कर्म की अमरता का जीता जागता सबूत है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक गाथा से हम सभी को जीवित मिथकों की गहराई को समझने का एक नया नजरिया मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।